Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, हमने कल के लेक्चर में आपके साथ कुछ फिगर के न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था और उसमें कुछ स्लाइड्स आपके सामने दिखाई थी और आज हम उन स्लाइड्स में एक दफ़ा छोटा सा उसके अंदर डिस्कशन का हिस्सा रखेंगे। वो इसलिए ताकि पिछली स्लाइड में आपने देखा था अगर कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही थी तो आज आप उसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें। आज हम कैलकुलेशन आपको इस तरह नहीं दिखाएंगे, जस्ट स्लाइड के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हमारा आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 उसको हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12.1 जरा गौर कीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों लाइक हैं। Q1 100 माइक्रोकूलम और Q2 150 माइक्रोकूलम और ये XY प्लेन में दिखाए गए हैं। XY प्लेन में आपको बना के दिखाने लगा हूँ। X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों लाइंस 90 डिग्री पे ली जाती हैं, जहां हम ये कट करती हैं ओरिजिन जिस पे कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। और इसमें Q1 जो 100 माइक्रोकूलम चार्ज है ये R1 पोजीशन पर है 3J। तो J यूनिट वेक्टर है Y एक्सिस का, इट मींस के Q1 चार्ज Y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर है और Q2 X एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट्स डिस्टेंस पर है। और इनके पोजीशन वेक्टर भी आपको अभी दिखाए जाएंगे। ये R1 पोजीशन वेक्टर, ये R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और आपको क्या करना है, और साथ में ये भी बता दिया कि डिस्टेंसेस मीटर्स में है, मींस ये 3 मीटर है डिस्टेंस और ये 4 मीटर है। आपने उस फोर्स को फाइंड करना है जो Q1 अप्लाई करेगा Q2 पर। चूंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा। हम इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करके दिखाते हैं कि ये फोर्स है जो Q1 Q2 पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में। आपने उस फोर्स को फाइंड करना है तो उससे पहले आपको Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस का पता होना चाहिए और फिर उसका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। फॉर दिस सेक आइए आप इसके डाटा को देखें। सारी बातें आपके सामने है। Q1 100 माइक्रो को आप जानते हैं, इंटू 10⁻⁶ करेंगे जो आप सोल्यूशन में पुट करेंगे। ये सारी बातें हो चुकी थी। फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो बेटा आपको देखें Q1 से Q2 तक जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, क्योंकि फोर्स Q1 से Q2 को लगेगी, तो इधर से यहां तक का जो वेक्टर है, तो हेड टू टेल रूल से देखें तो R1 प्लस दिस R, ये दोनों मिलके R2 के इक्वल आएंगे बाय हेड टू टेल रूल। तो बताइए फिर R किसके इक्वल होगा? R इक्वल होगा R2 माइनस R1। तो ले R2 माइनस R1 किया, R आपके पास आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला जानते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मोर ओवर R आपके पास आ गया, माइनस मैग्नीट्यूड में नहीं आती। यूनिट वेक्टर का तरीका आप जानते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, वेक्टर आपके पास, मैग्नीट्यूड आपके पास। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यही डायग्राम आपको ब्रेक करके वंस अगेन दिखाई गई। सारा कुछ दिखाने के बाद अब बेटा दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स, उसकी वैल्यू है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्योंकि R1 से R2 की बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर भी Q1 से Q2 को होगा R यूनिट वेक्टर। आइए इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। कूलम कांस्टेंट आपको पता है, Q1 आपके पास है, Q2 आपके पास है, R आपके पास अभी फाइंड किया और यूनिट वेक्टर को ब्रैकेट में लिखा। इसको सिंप्लीफाई करना है, पावर्स को अलग हल करना है, बाकी सबको सॉल्व करना है और फिर I और J से मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। ये कॉमन सेंस है, मल्टीप्लाई डिवीजन तो अब आपको कम से कम आनी चाहिए। ये आप जरा गौर से देखिए, ये आपका जो वेक्टर है फोर्स का, ये किस क्वाड्रेंट में है? I पॉजिटिव और J नेगेटिव, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देख रहे हैं फोर्स आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है। तो इसके लिए अब आपने ये, वैसे तो फोर्स आपने फाइंड कर ली, लेकिन अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला, X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाती है और ऊपर स्क्वायर रूट। फिर आप क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए वही tan इनवर्स वाला फार्मूला जिससे आपने इसको कैलकुलेट किया था, और -37 डिग्री ये एंगल है और माइनस जस्ट ये बता रहा है कि ये एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है। ये बात आपके सामने हुई थी और आपको स्लाइड में इसको दोबारा दिखा दिया। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है? टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है 100 माइक्रोकूलम और Q2 है 4 माइक्रोकूलम। यानी दोनों चार्जेस हैं तो लाइक, लेकिन एक ज्यादा है और एक कम है। आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर डिस्टेंस, इनके दरमियान 3 मीटर डिस्टेंस है। चलें ये स्लाइड पे दिखाते हैं।
Q1 एंड Q2। और बेटा आप देखिए दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। आपने उस स्पॉट को फाइंड करना है उस लाइन के ऊपर जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी सेम होती तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट होना था जहां पे दोनों के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते, लेकिन अब मिड पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट पे इसका फील्ड तो स्ट्रांग होगा, इसका वीक होगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी कम, इसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो हम पॉइंट को क्लोज टू Q2 लेंगे ताकि इसके करीब पॉइंट बने जिसका चार्ज कम है, और जिसका चार्ज ज्यादा है उससे जरा फासला बढ़ जाए। तब ऐसा पॉसिबल है कि दोनों के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करें। इस डिस्टेंस का नाम आपने रखा x, और आप देख रहे हैं ये x डिस्टेंस Q2 से लिया गया है। ठीक है, तो बेटा अगर P पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस x है तो इस P पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस आपके पास d माइनस x होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है आइए डाटा में देखते हैं। ये सारी बातें आपके सामने इससे पहले भी हो चुकी हैं, ये आपके सामने देखें। Q1 का फील्ड लेफ्ट से राइट, व्हाइट कलर में नजर आ रही है लाइन, और Q2 का फील्ड राइट से लेफ्ट। अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो ये नल पॉइंट होगा, जीरो फील्ड लोकेशन होगी। ठीक है, तो बच्चे ऐसा कब होगा जब पॉजिटिव के फील्ड की मैग्नीट्यूड नेगेटिव के फील्ड की मैग्नीट्यूड के बराबर हो। ऐसा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करने के लिए अब आप देखिए पहले E1 की मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d माइनस एक्स, तो E1 की वैल्यू आएगी k Q1 ओवर d माइनस एक्स का स्क्वायर। वेल, इसके बाद इसकी डायरेक्शन किस तरफ है आपको बता दी गई थी। अब E2 की बारी है, तो E2 इस फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बताइए E2 का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है x, तो इसकी वैल्यू आएगी k Q2 ओवर x स्क्वायर। ये डायग्राम आपके सामने है। तो बेटा P पॉइंट तब ही नल पॉइंट होगा जब इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है डायरेक्शन ऑपोजिट के अलावा। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे यही सारी बातें करने के बाद आपको बताते हैं कि नल पॉइंट के लिए E1 और E2 की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। बाकी आपने रिजल्ट्स को, वैल्यूज को पुट किया, के कैंसिल और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो बात आपको बता दी थी कि डिस्टेंस नेगेटिव यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपने माइनस वाली फैक्टर को इग्नोर कर देना है। तो 2x प्लस एक्स प्लस वाला ले लिया, 3x इज इक्वल टू डी, तो x इज इक्वल टू डी बाय 3। तो d कितना था 3 मीटर ओवर 3, 1। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि ये यहाँ से Q2 से डिस्टेंस 1 मीटर आ गया। अगर Q2 से डिस्टेंस इसका 1 मीटर है तो Q1 से डिस्टेंस 2 मीटर होगा, यही इसकी लोकेशन है। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया तो जीरो फील्ड लोकेशन होगी Q2 के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये आपको बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर हो चुकी होगी। जो ये स्लाइड है इसको भी देख लीजिए, आपका नंबर 5 है। इसमें दो अनलाइक चार्जेस हैं। एक आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है और पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इनके दरमियान आपने जीरो फील्ड लोकेशन को फाइंड करना है। ये बात हमने कल ही डिटेल से देख ली थी, और आज मैं जस्ट इसकी स्लाइड आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस स्लाइड को नेक्स्ट पेज पे भी देख लीजिए कि देखें जरूरी है कि दोनों फील्ड देखें। नेगेटिव का फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इनवर्ड है, पॉजिटिव का आउटवर्ड है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d था, d जितना भी दिया है, और ये पॉइंट है। क्योंकि अब दोनों के दरमियान नल पॉइंट नहीं हो सकता, तो हमने नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके करीब पॉइंट लिया, पॉजिटिव से दूर लिया क्योंकि नेगेटिव कम था पॉजिटिव ज्यादा था। और अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो फिर ये नल पॉइंट होगा। दोनों की इंटेंसिटीज को कंपेयर किया और आपने इसके रिजल्ट को फाइंड किया। ठीक है, आइए लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हमारी प्रीवियस लेक्चर की, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है जिसकी जरूरत है। देखें दो प्लेट्स आपको दिखाई हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, और प्यारे बच्चों दोनों प्लेट्स में
पॉजिटिव फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है जिसकी ज़रूरत है क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए, सस्पेंड कराने के लिए एक पार्टिकल को जिसके पार्टिकल का मैस और उस पार्टिकल का चार्ज ये दोनों दिए हैं। देखें मैं अभी पार्टिकल यहाँ दिखाता हूँ। देखें ये पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रो कूलम। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे एक फोर्स लगेगी, ये प्लेट इसको करेगी रिपेल और ये करेगी अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर। और इसका चूंकि मैस भी है तो यकीनन इसका एक वेट होगा और वेट होगा ऊपर से नीचे। अब जरा देखिए हमारा मकसद है इसको सस्पेंड कराना, यानी सस्पेंड कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो बेटा सस्पेंड एक ही शर्त है कि जब ये कर सकता है, सस्पेंड करने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में अमल करें। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुई वेट कम हुआ तो ये नीचे से ऊपर को एक्सेलरेट कर जाएगा, और अगर वेट ज्यादा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुई तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। इसको यहाँ पे सस्पेंड कराने के लिए जरूरी है कि वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हों। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे कि इसको यहां सस्पेंड कराने के लिए तो आप डाटा लिखते हैं, मैस आपको गिवन है, चार्ज आपके पास है, सेपरेशन प्लेट्स के दरमियान है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। यू हैव टू डिटरमाइन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which is required to suspend a particle between two plates. So for this purpose it is highly necessary, क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई के बराबर होती है, वेट एम जी के बराबर, तो ई किसके बराबर आएगा, एम जी ओवर क्यू। वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद देखें 10 की पावर कैंसल और 9.8 आंसर बचेगा। तो आपके बेटा बुक के आंसर में यूनिट लिखा है वोल्ट पर मीटर। अब आपने अभी तक ये यूनिट नहीं पढ़ा, उसकी वजह है कि आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला यूनिट वोल्ट पर मीटर भी पढ़ाया जाएगा। अभी चूंकि वोल्ट को आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको बताता चलूं कि जब हम वोल्ट पर मीटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो फिर न्यूटन पर कूलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आप इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये यूनिट की बात हम अगले आर्टिकल्स में पढ़ लेंगे। ये इसका रिजल्ट आ गया, तो हमने इसको मुकम्मल कर लिया। आज के लेक्चर की तरफ अब हम जाने लगे हैं। शेयर भी करना डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 12 में हम अब बाकायदा तौर पर दाखिल हो रहे हैं। तो आपके सामने है, देखें बच्चों आपने क्या करना है। आज का हमारा गाज लॉ की 3rd एप्लीकेशन वाला लेक्चर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है दो ऑपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। ये आपको स्क्रीन पे दिखा भी दी जाएगी। इसकी स्टेटमेंट क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करें, किसके बारे में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है दो ऑपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान और गाज लॉ को यूज करते हुए, ठीक है। मैं इसको स्लाइड पे स्क्रीन दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिए। ये आपको नजर आ रही हैं दो प्लेट्स जो आपस में पैरेलल पड़ी हैं, आमने सामने पड़ी हुई हैं, और इन पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में। तो क्या कहा था कि अगर इसके अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है तो इसके भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। और आपने आपको नजर आ रहा है दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। मोर ओवर क्या बताया कि आपने बेटा इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, और किसकी मदद से फाइंड करना है, गाज लॉ की मदद से। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स आप जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, जरा डायग्राम को भी देखिएगा। सपोज दैट हमारे पास टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल की प्लेट्स हैं, जिनका साइज, जिनकी लेंथ इन्फिनिट हो सकती है, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमने उसका कुछ हिस्सा आपके सामने दिखाया और इनके दरमियान वैक्यूम है, यानी दो प्लेट्स के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक वगैरह, कोई मीडियम, कोई इंसुलेटर मौजूद नहीं है और इनके दरमियान वैक्यूम है और उनको आर गिवन ऑपोजिट चार्जेस। इनको ऑपोजिट चार्जेस यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव है। आपको क्लोजली स्पेस्ड पे थोड़ा गौर करना है, इसकी डिटेल आपको अगली स्लाइड में बताई जाएगी तफसील के साथ। और बच्चों एक बात और है कि यहाँ पे जो गौर कीजिए कि चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। अच्छा, इसको ऐसे समझ लें जैसे ये प्लेट एक ईंट की शक्ल की है, ठीक है। एक बड़े साइज का जैसे टुकड़ा होता है जिसका एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है, ठीक है, प्लेट का। तो जो चार्जेस हैं वो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी अगर मैं अपर प्लेट की बात करूं तो ये इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, प्लेट के अंदर चार्ज नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। सिर्फ इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी सरफेस के ऊपर चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि प्लेट के अंदर चार्ज भरा हुआ है, बल्कि इनर साइड पे चार्ज है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज ये भी इनर साइड के ऊपर है, यानी अंदर नहीं है बल्कि इनर। तो इसकी भी इनर साइड यानी इस एंड से, इसके भी इनर इस साइड पे। तो इसका मतलब है फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जाएंगी तो इनर एंड से इनर एंड की तरफ जाएंगी, यानी फील्ड दो प्लेट्स के दरमियान जो गैप है उसमें होगा, प्लेट्स के दरमियान कोई फील्ड नहीं हो, यानी अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। मैं पहले बता चुका हूं कि इस केस के अंदर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने इस तरह से दिखाई गई है कि ये चार्जेस कंसंट्रेट कर रहे हैं इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। जैसे मैंने कहा कि आप इसको मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा ईंट का टुकड़ा है, तो ईंट के अंदर चार्ज नहीं भरा बल्कि उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। और अगर इसको भी एक ईंट मान लें तो इसके अंदर चार्ज नहीं है बल्कि जो अंदरूनी यानी इसका ये वाला इनर पार्ट है इसके ऊपर चार्ज है। तो इसके इनर पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके इनर पार्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। और फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी स्टार्ट्स फ्रॉम इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड एंड लाइंस खत्म कहां हो रही हैं, इनर साइड ऑफ नेगेटिव। देखें यहां से यहां तक लाइंस हैं, ना तो इसके अंदर लाइन आपको नजर आ रही है ना इसके अंदर कोई लाइन नजर आ रही है, समझ गए। इसका मतलब है फील्ड लाइंस इनर से इनर एंड की तरफ हैं, इसके अलावा कहीं भी मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मजीद देखिए, कंसीडर चार्जेस। तो बेटा चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम बार बार बात करते आए हैं, आज हम इसको एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे कि यहाँ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली से मुराद क्या है कि बेटा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। जरा गौर कीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट से मुराद क्या है, उसी स्लाइड पर है, हमने अभी चेंज नहीं किया, सिग्मा। तो बेटा इसको आप इस तरह समझ लें, मैं इस प्लेट का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं और उस छोटे से टुकड़े का एरिया लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मान लीजिए, आप मान लीजिए कि उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो चार्ज है जी डियर स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर चार्ज अगर 2 कूलम्ब है तो अगले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चार्ज 2 कूलम्ब होना चाहिए।
और यही रेशो नेगेटिव में होनी चाहिए। अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हुई तो हम कहेंगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरफेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इससे पहले भी हम डिस्कस करते आए हैं। तो चार्ज ओवर द एरिया ये कांस्टेंट है। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, यही वो डायग्राम है जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी। और आप जरा गौर कीजिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इन प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना और गाज लॉ को यूज करते हुए फाइंड करना। आइए एक्सप्लेनेशन की लाइंस को देखते हैं। लेट फर्ज करें कि P कैपिटल कोई पॉइंट है और कहाँ है? दो प्लेट्स के दरमियान। ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान पॉइंट P है। एट वेयर, जहां पर हमारा मकसद था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना। ये P पॉइंट आपको अभी दिखाया जाएगा। ये देखिए, आपको एक गहरे डॉट में P पॉइंट नजर आ रहा है और आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये जो P पॉइंट है ये बेसिकली प्लेट्स के दरमियान है। याद करें, मैंने पिछली स्लाइड में एक बात आपसे की थी कि दो प्लेट्स क्लोजली स्पेस्ड क्यों है। मैं वो भी दिखा देता हूं एक नजर। ये देखिए, ये आपको दो मेटल की प्लेट्स हैं जो क्लोजली स्पेस्ड थी। इनके दरमियान फासला ज्यादा नहीं रखना। तो ज्यादा क्यों नहीं रखना? तो अब आपको इसका जवाब मैं यहाँ पे देने लगा हूं कि बेटा अगर आप प्लेट्स के दरमियान फासला बढ़ा देंगे एक खास लिमिट से ज्यादा, तो किसी पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और किसी पे वीक होगा। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के बढ़ने से कम होती है और डिस्टेंस के कम होने से बढ़ती है। तो प्लेट्स के दरमियान फासला इतना रखें कि फील्ड इंटेंसिटी तकरीबन यूनिफॉर्म रहे। देखें, ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म कभी नहीं रहती। तो हमारा मकसद है कि अगर फील्ड के प्लेट्स के दरमियान इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म रखना है तो फिर प्लेट्स दोनों क्लोज हों ताकि पॉइंट जहां भी ले उस पर फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लोजली स्पेस्ड का मतलब समझ गए होंगे। आइए, ये वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि गाज लॉ का यूज करने का क्या तरीका था कि हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए और क्लोज सरफेस जिसका नाम गॉसियन सरफेस होगा, वो सरफेस इस तरह से लेनी है कि पॉइंट P उस सरफेस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको गॉसियन सरफेस लेके दिखाने लगा हूं। इस स्लाइड जरा गौर करेंगे आप देख रहे हैं एक ABCD और A, ये क्लोज सरफेस आपको नजर आ रही है। ये आपने किस तरह से ली कि P पॉइंट उसके ऊपर आ गया। लेकिन मैं यहाँ आपको जल्दबाजी में नहीं डालूंगा, मैं आपको पुरानी बातें भी थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूंगा। वो इस तरह है कि गॉसियन सरफेस जब आपने लेनी है तो उसको कुछ ना कुछ चार्ज इनक्लोज करना है और कोई ना कोई एरिया भी ऑक्युपाई करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि शायद ये गॉसियन सरफेस कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान गुजर रही हैं। तो आपने गॉसियन सरफेस को एक बॉक्स की शक्ल में लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स। मान लीजिए जैसे लूडो का दाना आप देखते हैं जिसकी 6 साइडें होती हैं, तो ये एक लूडो का दाना है जिसका साइज इस तरह से है कि पॉइंट P इसकी एक साइड पे आ गया और इस बॉक्स का यानी उस दाने का ऊपर वाला हिस्सा प्लेट के अपर पार्ट के अंदर कुछ हिस्सा चला गया। जब ये इस प्लेट के अंदर गया तो इसने कोई ना कोई चार्ज भी ऑक्युपाई किया और कुछ ना कुछ एरिया भी ऑक्युपाई किया। मैं आपको इसकी शक्ल आगे भी दिखा दूंगा अगली स्लाइड में, बल्कि वो मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूं। तो ये देखिए, हेयर प्लेट्स आर क्लोजली स्पेस्ड। प्लेट क्लोजली स्पेस्ड हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों के दरमियान क्या मानी जाएगी? यूनिफॉर्म। ये कैलकुलेशन से पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा दूं कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। देखें बेटा,
ये गॉसियन सरफेस इस तरह की है। ये जैसे मैंने कहा कि जूते वाला डिब्बा होता है या लूडो का दाना होता है, इसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 अपर, डाउन, 2 लेफ्ट, राइट, लेफ्ट कितनी हो गई 4, आउटवर्ड, इनवर्ड। तो ये 6 साइड्स आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है शायद ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेकिन बेटा ये रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो बेसिकली ये बॉक्स है जिसका ऊपर वाला हिस्सा ये वाला है, ये वाला पार्ट जो है वो प्लेट के ऊपर वाली प्लेट के अंदर है, और ये जो लोअर पार्ट है ये वो पार्ट है जिसके ऊपर पॉइंट पी लाई करता है। ठीक है, अब मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाने लगा हूं ताकि हम अपनी बात पे आए। तो देखें स्टूडेंट्स, ये बताने के बाद आपको क्या पता लगा कि कंसीडर, फर्ज करें कि गॉसियन सरफेस है हॉलो, खाली बॉक्स की शक्ल में, और इसको इस तरह से लेट किया है कि अपर पार्ट इसका अप टॉप साइड ऊपर वाली प्लेट के अंदर चला गया, और जो बॉटम साइड थी, बॉटम पार्ट था प्लेट का, वो इस तरह से आया कि पी पॉइंट उसके ऊपर आ गया। तो यही तो रिक्वायरमेंट थी कि पी पॉइंट गॉसियन सरफेस की किसी एक साइड पे आना चाहिए, तो लोअर साइड के ऊपर आ गया एज शोन इन फिगर। आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सर चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो चार्ज किसके बराबर है, सिग्मा इंटू ए। ये वो चार्ज है बेटा, ये टोटल चार्ज नहीं है बल्कि वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ। ठीक है, तो ए टोटल एरिया नहीं है बल्कि वो एरिया है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉस लॉ का तरीका आप जानते हैं, किसी भी सरफेस का टोटल फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर होता है। आइए इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, तो इसको कंप्लीट हम आज नहीं कर रहे, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। और लास्ट आपके 5 to 6 मिनट्स हैं इस मीटिंग एंड होने में। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर सकें।